हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग कर रहे हैं अपने सीयूईटी ज्योग्राफी के लिए लेक्चर सीरीज। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को हमने स्टार्ट किया है। एम तो हमारा है कि धीरे धीरे मैं टॉपिक को कवर कर दूं, बट फिलहाल रिकॉर्डेड क्लास ही आपको मिलेगा। कुछ कुछ टॉपिक में डिस्कशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, मेरा प्लान है कि ये थोड़ा धीरे धीरे करके कर दूं एंड संडे को फिर एक क्लास लेकर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को अच्छे से कर लूँ, तो हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। वैसे ज्योग्राफी का सिलेबस ख़त्म ही है, ये तो एडिशनल पढ़ाई है। बाकी जो थॉट का थॉट नहीं, जो कार्टोग्राफी वाला पार्ट है एंड जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो फिर से हम देखने की कोशिश करेंगे। रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट भी हम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक एक नज़र में तो हो चुका है। कुछ टॉपिक बचे हैं जिसको मैं पढ़ाना ठीक समझता हूँ, तो मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड ज्योग्राफी दोनों लोगों के लिए कंपलसरी है। ओके, लेट्स सी। अगर हम देखें तो आप लोग अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो बहुत बुरी बात है। स्टार्ट करना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, जितने टाइप के एमसीक्यू हो सके वो करोगे, वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम चेकआउट करो, रिपब्लिक डे का कुछ ऑफर भी चल रहा होगा। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सारी कहानी आपको मैं 5 ईयर प्लान्स जो हमारे देश में आए हैं उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। स्लाइड पे जो लिखा है उससे ज़्यादा मेरी बात सुनने की कोशिश करना। ओके, उसको समझने की थोड़ी कोशिश करना, क्योंकि 5 ईयर प्लान पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देना अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। और कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो देखो, अगर 5 ईयर, देखो भारत आज़ाद होता है तो जब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1942 के बाद जब भारत ये समझने लगता है कि अब भारत को आज़ादी चाहिए, भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, तो भारत आज़ाद होने के बाद किस तरह से चीज़ें करेगा, कैसे अपनी इकोनॉमी को मैनेज करेगा, क्योंकि इकोनॉमी को मैनेज करना, डेवलपमेंट को मैनेज करना एक इंपॉर्टेंट चैलेंज की तरह था एक ऐसे देश में जो अचानक से ब्रिटिशर्स के हाथ से इंडियंस के हाथ में आ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रपोज की गई कि कैसे इंडिया में हम लोग अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। तो बहुत सारे प्लान, गांधी प्लान, बॉम्बे प्लान 1944 का, पीपल्स प्लान था 45 में, इंडियन ट्रेड यूनियन से रिलेटेड उसका था, जेपी का फिर 1950 के आसपास सर्वोदय प्लान जैसा कुछ बात थी। तो कांग्रेस एंड उनके जो बड़े लीडर्स हैं, जो देश के बड़े उद्योगपति थे, उन लोगों ने मिलकर कुछ कुछ प्लानिंग की कि देश के डेवलपमेंट को शेप करने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, अब भारत हो गया आज़ाद 15 अगस्त 1947 को, हमारा संविधान हो गया लागू 26 जनवरी 1950 को, हम रिपब्लिक डे भी मनाने जा रहे हैं। तो एक नीड महसूस हुई कि हमारे जो डेवलपमेंट हैं उन डेवलपमेंट को हमको टारगेट बेस्ड डेवलपमेंट की तरह आगे बढ़ना। ओके, मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स टाइम पीरियड में हमको क्या क्या अचीव करना है, उसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स को फिक्स किया जाए एंड उस शॉर्ट टर्म टारगेट के अकॉर्डिंग प्लानिंग करके हम अपने डेवलपमेंट को प्रमोट किया। ये एक क्या कहते हैं की था डेवलपमेंट। और ये जो 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट आता है, ये समझो कि ये आता है तुम्हारा सोवियत यूनियन से। तो मुझे लगता है स्टालिन, जोसेफ स्टालिन के टाइम में 1920s के समय में पहली बार ये 5 ईयर प्लान जैसा कुछ हुआ था। फिर चाइना ने, मतलब ऐसे अलग अलग देशों ने किया। इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया आज़ादी के बाद 1951 में जब हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1950 में देखो क्या हो रहा है कि भारत का गवर्नमेंट, भारत का सरकार बन रहा है। ठीक है, भारत सरकार बना, हमारे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं वो प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने प्रपोज किया कि हम लोग 5 ईयर प्लान की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग अपने 5 ईयर प्लान को फिक्स करेंगे एंड उस 5 ईयर प्लान के तहत ही देश में विकास का काम होगा। तो 1950 में ये 5 ईयर प्लान की फाउंडेशन होती है एंड 1951 में पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 की तक इस्टेब्लिश किया जाता है। इंपॉर्टेंट सभी प्लान्स में ये किए जा रहे थे कि टारगेट रखा जा रहा था कि हम भारत के ग्रोथ रेट को इतना करेंगे एंड फिर देखा जा रहा था कि उस 5 साल प्लान के अंत में कि हम अपने ग्रोथ को कहां तक ले जा सकते हैं। तो ये एक मूल बात की तरह हमें समझ में आती है। आगे अभी मैं एक एक प्लान की छोटी छोटी बातें तुमको बताऊंगा, किस चीज पे फोकस था, आप उसको नोट करते रहना। ओके, ये वैसे एक चार्ट दे दिया है, चार्ट चार्ट से डिस्कस कर देते हैं। चलो कहानी सुना रहे हैं। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था वो 1951 में आया।
ये जो प्लान था इसका जो प्राइमरी फोकस था वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। क्यों एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था? क्योंकि आजादी के बाद फूड शॉर्टेज एक इंपॉर्टेंट कारण बना। फूड शॉर्टेज तो हुआ ही, लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजीज भी हैं, है ना, डिवीजन हुआ देश का, रिफ्यूजीज भी हमारे कंट्री में एंटर किए। तो इन सब मामलों को देखते हुए एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल उसमें आता है कि एग्रीकल्चर को हमको मैनेज करना है। साथ में क्या करते हैं, साथ में ये लोग फोकस करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी पे। देखो इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है प्राइस को स्टेबल करना, इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखना। इन्फ्लेशन क्या कहते हैं? महंगाई दर को कंट्रोल करना। ये शब्द आपने बार बार सुना होगा, मुद्रास्फीति, है ना, इस तरह के। यानी कि हमारा जो रूपी है वो डिवेल्युएट ना हो, जिसके कारण प्राइस में हमारी दिक्कत ना हो। ओके, तो पहला प्लान, जो पहला मॉडल था, वो इस समय हम लोगों को 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई। ओके, ये जो मॉडल था इसको कहा जाता है हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है वो बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट ऑफ इकोनॉमी के साथ डील करता है। बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो पहला प्लान था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल के बेसिस पे था। इस प्लान को माना जाता है, अरे ये तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल प्लान है, क्योंकि जिन चीजों को हमने टारगेट किया कहीं ना कहीं मोर और लेस हम लोग उसको अचीव करने में समर्थ रहे। ओके, अच्छी प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, अच्छा हुआ। फिर आता है सेकंड प्लान। तो ये पहले प्लान का फोकस क्या था? एग्रीकल्चर, मैंने छोटी छोटी चीज बता दी। दूसरा प्लान जो आता है हमारा वो आता है फिर 1956 में। 5-5 साल का गैप है बीच में, 1-2 3 ईयर प्लान आएगा, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 5 ईयर प्लान देखिए। तो 1956 में दूसरा 5 ईयर प्लान आता है। हैरोल्ड डोमर का जो ग्रोथ मॉडल है उसी के बेसिस पे प्रोजेक्शन वगैरह किए गए। साथ में इस प्लान को प्रोफेसर पीसी महानुबॉलिस थे, उन्होंने भी इसमें मॉडल दिया। इन्होंने अपना सेक्टर किस तरह से डेवलप करेगा, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर को किस तरह से साथ लेके चला जाए, इस पे भी काम किया गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगे। तो इस प्लान को कई बार महानुबॉलिस प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये भी प्लान, जैसे पहले प्लान हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, प्राइस स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी हम लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मॉडल। यहाँ पे था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हैवी इंडस्ट्री, जो मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ मेजर फोकस हम लोग रखेंगे। ओके, भिले स्टील प्लांट वगैरह जो देख रहे हो, ये सारी चीजें जो हुई इसी सेकंड प्लान के अंतर्गत हुई। ऐसा माना जाता है कि ये प्लान भी और दूसरी बात, 1956 में भारत पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेके आया, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ हमारी चीजें जा रही थी, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाता है। एंड लेकिन मजे की बात ये होती है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत की आती है वो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट फ्रेमवर्क में। ओके, सोशलिस्ट फ्रेमवर्क क्या होता है कि रिसोर्स का इक्वल डिवीजन, समाज में सबको ऐसा मिलना चाहिए, कुछ ऐसी ऐसी बात होती है। प्राइवेट को उतना प्रमोट नहीं किया जाता है, पब्लिक सेक्टर्स को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो ऐसी ऐसी कुछ बातें होती हैं। तो सोशलिस्ट पैटर्न की तरह ये आधारित। फिर आते हैं हम लोग 1961 में, जब दूसरा प्लान खत्म हुआ तो तीसरा प्लान शुरू होता है। ये जो स्टेज, अब 10 साल हो चुके हैं आजादी को, 10 साल से मतलब संविधान लागू हुए 10 साल हो गए हैं। तो इस प्लान में कहीं ना कहीं भारत अब सेल्फ रिलायंट की ओर, मतलब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए, जो आपको याद होगा टेक ऑफ स्टेज इसके मॉडल में था, कमेंट करके बताना। तो भारत कहीं ना कहीं टेक ऑफ स्टेज की तरफ बढ़ने लगा है, क्योंकि देखो भारत ने अपनी एग्रीकल्चर को सॉर्ट आउट किया, भारत ने अपनी इंडस्ट्री को सॉर्ट आउट किया। अब ये दोनों जब सॉर्ट आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बूस्ट होता है, तभी ये लोग जानते हैं। तो इसको इन्होंने प्रमोट किया। ओके, बट ध्यान रखने वाली बात यह है, वही था कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलपमेंट। अब आता है इसी बीच में इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर। ये फेज कौन सा है? 1961 से 1966 का। इसी बीच भारत चाइना युद्ध होता है, आपको पता है 62 में। इंडिया पाकिस्तान का 1965 में युद्ध होता है। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उस समय देश को फिर से सामना करना पड़ा। एंड आपको पता है, मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट में जब तक पीस ना हो डेवलपमेंट नहीं। तो ये प्लान कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा था कि 5.6% के टारगेट ग्रोथ रेट से हम बढ़ेंगे, बट ये 50% पे अचीव नहीं कर पाया। 2.7 2.8 के ग्रोथ रेट पे ये थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा रहा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा रहा। ओके, कोशिश यहां पे भी यही थी कि इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए, डिपेंडेंसी को कम किया जाए, इस तरह की बात। फिर आता है हमारा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, 1966 आ गए ना। तो 1966 जब तुम आ गए तो 66 से लेके 1966 से लेके
1969 तक 5 ईयर प्लान्स नहीं बने ड्यू टू सेवरल रीजन, वो पॉलिटी में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बस ये है कि इन बीच में 3 1 ईयर प्लान, ठीक है। क्यों 1 ईयर प्लान आया? बहुत सारी इन्फ्लेशन, हम लोगों को मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा, रुपये की जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा गिर पड़ी, फूड शॉर्टेज भी बहुत अधिक होने लगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं 1 ईयर प्लान लाया गया, 5 ईयर प्लान को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, ताकि ये जो कुछ झटका लगा है हमारे पिछले थर्ड प्लान में उसको हम लोग रिकवर कर सके। तो 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, इनके बीच में 3 1-1 साल के प्लान आए। ओके, 1969 में अब थोड़ा हम स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ने लगे, तो हमारा 5 ईयर प्लान, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा आता है 1969 में, दैट इज द 4th 5 ईयर प्लान। इन्होंने अब 2 चीजों पे ध्यान दिया। ये 2 चीज कौन सी थी, अगर मैं यहीं पे कहीं बता दूं तो ये 2 चीजों पे ये ध्यान दे रहे थे। तो पहला ये कह रहे थे स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ को एक साथ लेके आना। मतलब देखो ग्रोथ 2 टाइप का होता है, एक होता है रैपिड ग्रोथ, एंड फिर वो रैपिड ग्रोथ वाली जो चीजें होती है वो स्टेबल नहीं होती, वो गिरती हैं। ऐसा देखा गया है कि जब भी आपका प्रोग्रेस बहुत फास्ट होता है तो आपका डिक्लाइन भी बहुत फास्ट होता है। स्टेटिस्टिकली इसको प्रूव भी किया गया है बहुत सारे केसेस में। तो यहाँ पे ये माना गया कि भारत को हम लोग स्टेबल ग्रोथ की तरफ लेके, साथ में सेल्फ रिलायंस की तरफ हम लोग लेके जाएंगे। इसी के साथ इस 5 ईयर प्लान में हमारे फैमिली प्लानिंग को और भी इंप्रूव किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया गया कि नहीं 5 ईयर प्लान में भी हमको फैमिली प्लानिंग की ओर लेके जाना पड़ेगा अगर हम अपने ग्रोथ को बैलेंस रखना चाहते हैं तो। ओके, अब ये प्लान भी क्या होता है, अब आपको पता है यहाँ पे 1971 में फिर से भारत पाकिस्तान का वॉर होता है ना, बांग्लादेश वाला इशू शुरू हो जाता है, फिर डिस्टर्ब, तो भारत तो डिस्टर्ब ही रहा है। तो ये प्लान भी अचीव कर रहे थे भाई साहब कि हम लोग 6%, 5.7% के ग्रोथ रेट से बढ़ेंगे, बट द ग्रोथ रेट एक्चुअली वाज 3.2, 3.3% आपके इस प्लान में। फिर आते हैं तो अब ये प्लान तो थोड़ा फेल ही हुआ, तो अब आता है 5वां प्लान। 5वां प्लान जो है एक तरह से देखा जाए तो ये जो 5वां प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लान होता है एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान की तरफ इसको बताया जाता है, क्योंकि टारगेट ग्रोथ रेट जो इस प्लान में रखा गया था वो 4-4.5% का रखा गया था एंड इससे ज्यादा ही ग्रोथ को हमने एक्चुअल ग्रोथ को अचीव किया। ओके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, गरीबी हटाओ एंड सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता लाओ, ऐसी बातें इसी 5 ईयर प्लान के दौरान प्रपोज की गई। ठीक है, इसी 5 ईयर प्लान में 20 सूत्रीय एजेंडा हुआ, जनता पार्टी का उदय होता है, बाकी सारी चीजें होता है, उसमें हम लोगों को नहीं जाना है। फिर 78 से 80 कुछ डिस्टर्ब होता है, आपको पता है, इमरजेंसी वाला कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना, इमरजेंसी आ जाता है। तो 78 से लेके 80 के बीच में फिर से 1-1 साल वाले प्लान आते हैं नेहरू मॉडल के अकॉर्डिंग, होता है, इसमें हमको कुछ जाना नहीं है। तो 78 से 80 एक गैप वाला था, फिर 80 से 85 फिक्स्ड प्लान आता है। ओके, 7 ये याद रखना ग्रीन रेवोल्यूशन आपका कहाँ हो रहा था, आपके थर्ड प्लान एंड जो ये 4th प्लान हैं इसके बीच में, या फिर थर्ड प्लान एंड जो रोलिंग प्लान है उसके बीच में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। तो थोड़ा इस पे ध्यान रखना कहाँ तक आ गया। 6th प्लान हो गया। 7th प्लान में भी कब आता है, 85 में आता है, ये प्लान भी सक्सेस माना जाता है ना। इस प्लान को बहुत सक्सेसफुल माना जाता है, 85 से 90 के बीच वाले को। एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारा बहुत हाई होता है, फूड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। इसका जो मेन थीम था वो था फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, भोजन, काम एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, इसको भी बहुत सक्सेसफुल माना जाता है। सब चीजें हो गई। अब आता है 8th प्लान 92 से 97। ओके, ये सबसे बुरा फेज था भारत के डेवलपमेंट के उसमें। एक तो पॉलिटिकली भी हम डिस्टर्ब थे, सोशली भी हम लोग डिस्टर्ब थे, 1990, 92, 93 वाला जो फेज था, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पोजीशन था भारत का वो बहुत बिगड़ गया। ओके, देखो होता क्या है कि हर कंट्री ट्रेड करती है, एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री है, ये एक्स है, ये वाई है, ये इसको कुछ चीज बेचती है, ये इसके बदले इसको उसके करेंसी मिलती है। मान लो इंडिया यूएसए को कुछ बेचता है तो यूएसए फिर इसको डॉलर में पेमेंट करता है, फिर इस डॉलर का यूज करके इंडिया रशिया से कुछ खरीदती है, ऐसे चलता है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक बैलेंस में हमेशा चलता है। उस समय क्या हुआ था कि हमारी जो डेफिसिट थी, ट्रेड डेफिसिट, वो बहुत गिर गया, हमारे ऊपर अलग अलग देशों का कर्ज हो गया। तो इस सारी बहुत सारी समस्या आई। प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे, तो इन्होंने कहा कि अब भारत को ओपन किया जाए
इसको ओपन किया जाए। आपको याद हो, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि भारत में सोशलिस्ट मॉडल चल रहा था, रेड टेपिज्म जिसको कहते हैं, एक तरह से लाल फीताशाही चलती थी। यानी कि अगर कोई आपको परमिशन नहीं मिलेगा, कोई आप सब कुछ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस में ही रहेंगे, तो ऐसी ऐसी चीजें होती थी। तो डब्ल्यूटीओ ने हम पे प्रेशर डाला, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक उसने हम पे प्रेशर डाला कि नहीं नहीं आपको अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी। तो भारत ने अपनी इकोनॉमी खोली, जिसको हम लोग LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन सभी देश का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, प्राइवेटाइजेशन लाल फीताशाही को थोड़ा कम करके प्राइवेट संस्थाएं भी खुल सकती हैं, एंड लिबरलाइजेशन इकोनॉमी सबके लिए ओपन होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे हमारी आई। इसका फायदा भी हुआ देश को। फिर 9th प्लान आता है 97 से 2002 के बीच में, जिसमें ग्रोथ विद सोशल जस्टिस की बात है, सामाजिक न्याय और सामाजिक बराबरी, इक्वालिटी के साथ ग्रोथ को प्रमोट करना। फिर आता है 10th प्लान। 10th प्लान 2002 से 2007 के बीच था। उसके बाद आता है 11th प्लान। 11th प्लान 2007 से 2012 के बीच था। इसका नाम था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, यूपीए की गवर्नमेंट, जो सेकंड गवर्नमेंट थी, वो इस समय आम आदमी को प्रमोट करने की काम कर रही थी, तो इस तरह की बातें थी। फिर आता है 2000 अपना ये 12वां 5 ईयर प्लान, जो 2012 से 2017 के बीच के लिए प्रपोज था। इसका जो मेन विजन था वो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तेजी से, सस्टेनेबल तरीके से एंड सबको साथ लेके किया जाने वाला विकास ही विकास है। तो अपने देश में अभी तक कुल 12 5 ईयर प्लान हमको देखने को मिले 2012 से 2017 तक। तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पे दी गई हैं, ये पीपीटी में डाल दूंगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो मैंने बताया उस पर ज्यादा ध्यान देना, सारी चीजों को नोट कर लेना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भाखड़ा डैम बना, दूसरे में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तीसरे में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वॉर हो गया, इसमें सब लिखा है वैसे छोटी छोटी बात। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। इसमें थोड़ा ईयर में मिस्टेक होगा, ईयर वाला जो मैंने बताया वो थोड़ा ऊपर से ही देखना, ठीक है। जो मैंने बोला है उस पर ध्यान देना, इसमें मुझे लग रहा है ईयर्स में मिस्टेक है। 1974 नहीं सही है, देख लेना ना एक बार। फिर ये देखो, ये ध्यान देना, 5th 5 ईयर प्लान में IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान आया है ना। 6th 5 ईयर प्लान की बात है, 7th 8th 9th 11th 12th। तो ये आपके कुछ 5 ईयर प्लान्स हैं। ओके, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आएगी। इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो रोलिंग प्लान था 66 से 67, 68 से 67 से 8, 8 से 9, इसको हम लोग प्लान हॉलीडे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर 4th 5 ईयर प्लान था, इसमें कभी कभी आता है गडगिल फॉर्मूला। गडगिल फॉर्मूला जो है वो किस 5 ईयर प्लान में किया गया था, तो वो आपके 4th 5 ईयर प्लान में था, 1969 से 1974 के बीच का जो प्लान है उसके बीच में था, ठीक है, 4th प्लान में। उसी तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया आपके 4th 5 ईयर प्लान के समय 1969 से 1974 के बीच में, है ना। क्या इसमें इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, हाँ 5th 5 ईयर प्लान का जो एक प्लान 5th 5 ईयर प्लान में एक प्रोग्राम बना था, मिनिमम नीड प्रोग्राम, ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान में, जो कि डीपी धर की दिन, डीपी धर साहब थे, उन्होंने ये प्लान को प्रपोज किया था। इसका जो उद्देश्य था वो था कि लोगों की जो बेसिक आवश्यकता है, बेसिक नेसेसिटी है, उसको प्रमोट कर। ये 5th 5 ईयर प्लान में हुआ था। नेशनल हाईवे जो सिस्टम का डेवलपमेंट था वो भी 5th 5 ईयर प्लान में ही शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद याद करो तो 6th 5 ईयर प्लान में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बनता है। ओके, 6th 5 ईयर प्लान के समय इसकी जो अध्यक्षता थी वो शिवरमन कमेटी ने की थी, ठीक है, 6th 5 ईयर प्लान के समय। और क्या क्या हो सकता है, 8th 5 ईयर प्लान 1995 वाला समय, इस समय इंडिया WTO का मेंबर बनता है। ये जो सारी बातें बता रहा हूँ नोट करते रहना, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है, जब LPG हमारा शुरू हो जाता है उसके बाद। तो यही सारी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि 5 ईयर प्लान के बारे में। 5 ईयर प्लान 2015 में 2014 में नई गवर्नमेंट आती है, ये कहता है कुछ 5 ईयर प्लान हम नहीं करेंगे, हम नीति बनाएंगे। नीति बनाएंगे, नीति का फुल फॉर्म था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
ये एक थिंक टैंक की तरह था जिसका जो चेयरमैन होते हैं, हेड होते हैं, वो पीएम की अध्यक्षता होती है उसमें। इसमें सभी जो चीफ मिनिस्टर वगैरह है वो सभी इसके भाग होते हैं। तो 2015 में ये बनाया गया एंड उसके साथ ही प्लानिंग कमीशन को सस्पेंड कर दिया गया कि अब ये कुछ 5 ईयर प्लानिंग कमीशन नहीं होगा। ये सारा जो काम करेगी वो नीति आयोग करेगी, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होंगे एंड उनकी अध्यक्षता में सारे जो मुख्यमंत्री वगैरह होंगे उनके साथ मिलके काम करेंगे। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरह इसको देखा गया एंड ये एक अच्छा स्टेप की तरह देखा गया कि इमीडिएट हम लोग एक्शन ले पाएंगे। तो नीति आयोग की अक्सर बैठक होती रहती है, सब मुख्यमंत्री मिलते हैं कि क्या कैसे डिस्कस किया जाए, तो ये सब बातें हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी 5 ईयर प्लान के बारे में। तो ऐसे छोटे छोटे करके मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीक में। थोड़ा डिस्टर्ब वीक है तो कोई बात नहीं, बट पढ़ाई चलती रहनी चाहिए तो थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। बाकी आप लोग अपना टेस्ट देते रहो, टेस्ट अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे। संडे को ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मैं ख़त्म ही कर दूंगा टाइम निकाल के। एंड उसके बाद फिर 1 तारीख से आप सभी को पता है कि हम लोग अपना फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से है कि 5 से है, जब भी है, मतलब नेक्स्ट मंथ से हम लोग अपना 2 से 2 तारीख को अपना संडे को फर्स्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट आप लोगों का होगा। द फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट, बिग अनाउंसमेंट, द फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट विल बी फ्री फॉर ऑल। आप सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपकी अभी तक दिसंबर के अंत तक कितनी तैयारी है उसको आप जज कर सकें। मेरा सजेशन यही है कि सब लोग टेस्ट सीरीज ले लो, आपको ही सहायता होगी, आप लोग समझ पाओगे कि हाँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ये सब बातों को आप समझ पाओगे। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे फिलहाल रिकॉर्डेड क्लास में। फरवरी से और भी प्लान्स हैं, PYQ करना है, मल्टीपल MCQ करना है, MCQ सेशंस भी फिर से स्टार्ट करेंगे। अब तो एग्जाम हम लोग 45 दिन दबा के MCQ करेंगे। बहुत कुछ प्लान है, लेकिन आप लोग साथ देते रहिए। आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, मेंबरशिप भी नहीं ले रहे हैं। आपको मैंने कहा था कि मेरे चैनल पे पढ़ने का फीस है 29 रुपया, ये फीस तो दे ही सकते हो ना 2 महीने। बाकी इंस्टीट्यूट का 3500 4000 फीस है, हमारा 21 रुपये महीने का, 29 रुपये महीने का फीस है। 29 रुपये दे दो फीस, चलो ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो ऐप पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वी मॉनिटर ऑल, सबका जवाब देने की हम लोग कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।